नमस्कार साथियों, SGV एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ग्रहण योग और विष योग के बारे में ही चर्चा करूंगा, लेकिन आज जो विचार का विषय है वो कुंडली का सेकंड हाउस है, यानी जो घर, परिवार, कुटुंब, धन दौलत, जमीन जायदाद, इनसे संबंधित स्थान है। और काल पुरुष के अंग की बात करें तो मुख और गले से संबंधित ये स्थान है। तो यदि ग्रहण योग इस स्थान में बनता है या विष योग इस स्थान में बनता है तो किस तरह के असर हो सकते हैं। पहले हम चर्चा करते हैं ग्रहण योग की, यानी राहु के साथ सूर्य हो या राहु के साथ चंद्र हो और प्लेसमेंट कुंडली के सेकंड हाउस में हो, तो क्या रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं, क्या दृष्टिगोचर हो सकता है। जैसा कि दूसरा स्थान घर, परिवार, कुटुंब, जमीन जायदाद इनका है, तो दूसरे स्थान में यदि राहु के साथ चंद्र हो या राहु के साथ सूर्य हो, मैं कॉमन अभी ग्रहण योग के बारे में बात कर रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में चूंकि राहु एक स्पेशल तरह की बुद्धिमत्ता का कारक है जिसे चालाकी कहा जाता है। आज के दौर में इसको बुद्धि से जोड़ दिया जाता है। सेकंड हाउस लर्निंग का भी स्थान है, यानी प्राइमरी लर्निंग किस तरीके की होगी। तो जब भी सेकंड हाउस में राहु के साथ चंद्र हो तो राहु क्या करेगा, मन को, जो चंद्र मन का कारक है, मन पर इम्पैक्ट डालता है सर्प विद्या की तरफ। यानी ऐसे इंडिविजुअल, ये जो एक तो खोजी प्रकृति के होते हैं, जैसे डिस्कवरी चैनल है उसको देखना पसंद करेंगे, वहाँ पर भी जो सांप से संबंधित वीडियोज़ हैं उनको देखना पसंद करेंगे, उनके विषय में ज्ञान लेंगे। राहु राजनीति का कारक है तो चेस से संबंधित गेम में रुचि लेंगे, यानी सीखने का पॉइंट रहेगा चेस। तीसरा जो राहु के साथ चंद्र है वो उस तरह की एजुकेशन की तरफ ले जाएगा जहाँ रिसर्च होती हो। राहु रिसर्च का कारक है, यद्यपि वो जो रिसर्च है, यदि गुरु की प्लेसमेंट कुंडली के अंदर बहुत अच्छी नहीं है या गुरु पर भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है या राहु के साथ गुरु भी है चंद्र भी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो रिसर्च का पॉइंट होगा वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। क्योंकि गुरु विवेक शक्ति का कारक है, तो विवेक शक्ति यहाँ पर कम हो जाती है, अच्छा बुरा सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, चालाकी विद्यमान रहती है। इस तरीके से यदि शनि के साथ चंद्र हो तो सीखने की गति और दिशा क्या होगी। शनि के साथ चंद्र होने की स्थिति में मैंने वीडियोज में पहले भी इस बारे में बताया है कि ये विष योग है, और विष योग के अंदर इस तरह की स्थिति होती है, धीरे 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 करके कोई चीज़ अपने इम्पैक्ट या अपना प्रभाव बढ़ाती है या अपनी ग्रिप में लेती है। जैसे सांप अपनी ग्रिप में लेता है, किसी चीज़ के चारों तरफ लिपटना, उसको अपनी ग्रिप में लेना, उस पर अपना दबाव बढ़ाना। तो ये सडन नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। तो ऐसी स्थिति में जो सीखने की गति होती है वो धीरे धीरे होती है, या ग्रेस्पिंग पावर कमज़ोर हो जाती है, या जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उसके अंदर ऐसा लगता है कि बच्चा चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं पकड़ पा रहा, या पकड़ का कोई विषय भी होगा तो शनि जिस चीज़ का कारक है, शनि ड्रग्स का कारक है, मेडिकल लाइन का कारक है, उसमें पकड़ बनती है,
धीरे धीरे धीरे, लेकिन फिर पकड़ तेजी से बनती है। लेकिन प्राइमरी, जो कि ये सेकंड हाउस प्राइमरी एजुकेशन का है, चंद्र ग्रेस्पिंग पावर का है, तो ग्रेस्पिंग पावर कम हो जाती है। तो इस तरह के इंडिविजुअल्स को क्या क्या करना चाहिए ताकि वो जो ग्रेस्पिंग पावर है वो कुछ मजबूत हो शनि के साथ चंद्र वाली स्थिति में। तो इस तरह के इंडिविजुअल सेकंड हाउस के कारक गुरु को मजबूत करे, दोनों ही कंडीशन के अंदर। ग्रहण योग वाले को भी गुरु को मजबूत करना है और जिनकी कुंडली में विष योग है उनको भी गुरु को मजबूत करना है। और गुरु चूंकि सेकंड हाउस का कारक है, लर्निंग का कारक है, विवेक शक्ति का कारक है, बुद्धिमत्ता का कारक है, यद्यपि चालाकी का नहीं है। इसी कारण गुरु अपनी मीन राशि में शुक्र को उच्च बल प्रदान करता है, जबकि शुक्र जो है वो दैत्य गुरु की पदवी वाले हैं, जबकि बृहस्पति देव गुरु की पदवी वाले हैं। लेकिन फिर भी बृहस्पति शुक्र को उच्च बल प्रदान करते हैं अपनी राशि के अंदर। ये ऐसा ही है जैसे कि कोई अपने खास परम दुश्मन को भी बहुत अच्छा स्वागत सत्कार सम्मान देता हो, उसकी इज्जत रखने की कोशिश करता हो, या यूं कहो कि कोई संत हो और कोई बिच्छू उसको डंक मार रहा हो, फिर भी उसको बार बार वो ये सोचे कि इसको मारेंगे नहीं, इसको बचाएंगे, ऐसी कोशिश करता हो। तो ये चीजें बुद्धिमत्ता में आती है लेकिन चालाकी में नहीं आती है। तो यहाँ पर विवेक शक्ति का कारक गुरु को यहाँ पर मजबूत करना होगा। तो गुरु को मजबूत करने के लिए जो त्रिभुवन गुरु भगवान महादेव की आराधना की जा सकती है, या हनुमान जी महाराज की आराधना की जा सकती है, और माथे पर तिलक लगाया जा सकता है। गुरु का स्थान एक जो हमारे शरीर में होता है वो, या सेकंड हाउस का जो स्थान होता है वो दोनों, ये जो भ्रुकुटी होती है इनके बीच वाला स्थान होता है। तो इस बीच वाले स्थान पर यदि कोई चंदन का तिलक करता है, क्योंकि चंदन के तिलक से राहु कमजोर होता है, सफेद चंदन, कोई चंदन का तिलक करता है, या अष्टगंध छाप चंदन, थोड़ा जो मार्केट में मिलता तो है लेकिन किस तरीके का कहना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन येलो कलर में वो ज़्यादातर थोड़ा सा होता है, तो उसका भी यहाँ पर तिलक किया जा सकता है। और आध्यात्मिक गुरु को याद किया जा सकता है, या उनकी हेल्प ली जा सकती है, या उनको ढोक लगाई जा सकती है, उनसे प्रार्थना की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो सेकंड हाउस में ग्रहण योग के कारण जो मंद सीखने का प्रभाव है वो ठीक होता है, और ग्रहण योग के कारण जो नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव कोई सोच हो जाए उसमें कमी आ सकती है, विवेक शक्ति जागृत हो सकती है। और विष योग के कारण जो सीखने की धीमी गति है वो धीमी गति के स्थान पर गति सीखने की या ग्रेस्पिंग पावर ठीक हो सकती है, तेज हो सकती है। अब देखिए ग्रह मंडल में गुरु वाणी का कारक है, तो सेकंड हाउस वाणी का है, तो ऐसे इंडिविजुअल की जो बोलने की क्षमता होती है वो प्रभावित हो जाती है, या तो कड़वा बोलते हैं या गुस्से में बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे वाणी विष उगल रही हो, या राहु हो तो अटक अटक कर बोलने की प्रवृत्ति हो सकती है, या उच्चारण साफ नहीं होता क्या कहना चाह रहे हैं, या थोड़े बड़े हो तो धूम्रपान की लत लग सकती है, या जो कहेंगे वो ग्रहण योग में कपट युक्त हो सकता है और विष योग में झूठ हो सकता है, या दोनों ही इंपैक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति को ठीक करने के लिए भी हमें गुरु को मजबूत करना होगा। उपचार के रूप में वही दोनों भ्रुकुटियों के बीच में
चंदन का तिलक हमें लगाना है। सेकंड हाउस गले से संबंधित भी होता है, तो गले में कोई धागे के अंदर सफेद चंदन भी लटकाया जा सकता है। ऐसे इंडिविजुअल से परिवार के सदस्य भी नाराज रहने लग जाते हैं, क्योंकि कुटुंब का स्थान है और कुटुंब में चालाकी नहीं चला करती है, परिवार के अंदर चालाकी नहीं चला करती है। तो ऐसे इंडिविजुअल से घर वाले नाराज हो सकते हैं, या जिसकी सीखने की गति भी मंद हो या जिसकी प्रवृत्ति भी तामसिक हो, उससे भी घर वाले बहुत खुश नहीं रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक दोष भी हो जाता है, या परिवार की उन्नति में भी ऐसे व्यक्ति पूर्ण योगदान नहीं दे सकते, या यदि योगदान देते भी हैं तो उन्हें पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा मिलती है, या उनकी वाणी झूठी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति यदि व्यापार वगैरह करते हैं, व्यापार जो कि पूर्ण रूपेण वाणी पर आधारित होता है, उसमें झूठ हो जाती है। तो ऐसे इंडिविजुअल को भी माथे पर या दोनों भ्रुकुटियों के बीच में सफेद चंदन का तिलक और गले में चंदन की लकड़ी, सफेद चंदन की लकड़ी को धारण करना, ये इसका उपचार है। भगवान महादेव जो त्रिभुवन गुरु हैं, उनका अभिषेक किया जा सकता है। चंद्र चूंकि दूध के कारक हैं, तो दूध और जल के साथ अभिषेक किया जा सकता है। मन के कारक हैं, मन भी भगवान महादेव, मन के कारक के रूप में चंद्र भगवान महादेव के सिर पर विराजमान रहते हैं, तो चंद्र को मजबूत बनाया जा सकता है दूध और जल चढ़ा के। पक्षियों में चावल डाले जा सकते हैं, जो कि चंद्र की चीजें हैं। साथ ही चूंकि आप एक चीज यहाँ बेसिक बहुत एक कंसेप्ट की चीज है कि सांप और चींटियां आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। विष योग और ग्रहण योग, चूंकि कपट और विष उपचार के रूप में चीजें थोड़ी थोड़ी कॉमन चलती है, एक जैसी चीजें होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है, चींटियों में यदि कोई राहु की चीज जैसे कि खोपरे का गोला, उसको घिस लें, उसमें थोड़ी मात्रा में बूरा वगैरह मिला लें और उसको चींटियों को डालें, तो चींटियों और सांप की दुश्मनी होती है। जहाँ चींटी आती, सांप नहीं आता, क्योंकि सांप में एक बार चींटी लग जाए तो सांप को अपने प्राण देने ही पड़ेंगे, या वो बच नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति के अंदर चींटियों को खोपरे का बुरादा या खोपरा घिसले में, उसमें बूरा मिला ले में, और भगवान से प्रार्थना करके और चींटियों को वो डालें। तो इससे क्या होगा कि जो विष योग का प्रभाव होता है या ग्रहण योग का जो प्रभाव होता है वो कम होता है। दूसरा, यहां पर उपचार के रूप में राहु के मंत्र का जप किया जा सकता है, यदि ग्रहण योग है तो। ओम राहवे नमः, इस मंत्र का जप किया जा सकता है। जप की संख्या 18,000 है। या विष योग है, शनि है साथ में, तो भगवान हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाया जा सकता है, उनसे प्रार्थना की जा सकती है। और घर के बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है दोनों ही स्थितियों के अंदर। अपनी मनमानी नहीं की जाए, घर के बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाए, क्योंकि घर के बड़े जो हैं वो
इनकी संज्ञा कुल में जो श्रेष्ठ है, कुल में जो गुरु है, गुरु में जो बड़ा है, मतलब या तो कुल गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें, या घर के जो बड़े हैं, जो श्रेष्ठ हैं, वो भी कुल में गुरु हैं, ज्येष्ठ हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मीन्स अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करें। जो अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करके चलता है उसको सेकंड हाउस के विष योग या ग्रहण योग के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो ज़्यादा परेशान नहीं कर पाते, या उनका प्रभाव कम हो जाता है। फिर चूंकि ये वाणी का स्थान है, वाणी पर माँ सरस्वती विराजमान रहती है। अब आप देखिए, बहुत सीधा सा कंसेप्ट है। राहु दोष में माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। तो राहु दोष जब भी कहीं भी कुंडली में हो या ग्रहणीय कुंडली में कहीं भी हो तो उसका जीभ पर इम्पैक्ट आता है, क्योंकि माँ सरस्वती का स्थान जीभ है। या तो माँ सरस्वती जीभ पर विराजमान रहती है, या राहु के रूप में सिगरेट का धुआं, शराब का पैग, या वाणी में झूठ, कपट, या वाणी फ्लुएंट नहीं हो, अटक जाए, इस तरह की चीजें वाणी में विराजमान रह सकती है, या गाली गलौज की प्रवृत्ति हो सकती है। अब इन सब चीजों से मां सरस्वती को थकावट होती है। जिनका जीव जिनके मुख्य निवास का स्थान है, या राहु दोष को दूर करने वाली जीव है, मांस मदिरा के शौकीन ऐसे लोग हो जाते हैं, सेकंड हाउस पर इम्पैक्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में मां सरस्वती के मंत्र का जाप किया जा सकता है ताकि हमारी वाणी प्रखर हो, मजबूत हो। वाणी और वाणी का प्रभाव, संचार की ताकत, शब्द की शक्ति, ये मां सरस्वती है। और मां सरस्वती जब बहुत किसी को आशीर्वाद देती है या किसी पर कृपा करती है, तो उस कृपा या आशीर्वाद का जो मूल होता है वो मां सरस्वती की थकावट को दूर करना होता है। क्योंकि जैसे थकावट दूर होगी वैसे वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगी, और इसके लिए भगवान के पावन चरित्र का गुणगान किया जाता है। और झूठ या कपट युक्त बोली नहीं बोली जाती है। तब ये जो स्थिति होती है वो पक्ष वाली बनने लग जाती है। राहु दोष अपने आप कम होने लग जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का है, सेकंड हाउस गले का है, सेकंड हाउस जीभ का है, सेकंड हाउस भ्रुकुटी के मध्य का है। तो सेकंड हाउस का मतलब माथे का तिलक, कुल तिलक, कुल में तिलक जो कुल को आगे बढ़ा दे। तो सेकंड हाउस यदि निर्विवाद होता है तो ऐसा व्यक्ति कुल को आगे बढ़ा देता है। अच्छा इम्पैक्ट होता है तो कुल को आगे बढ़ा देता है। लेकिन यदि नेगेटिव इम्पैक्ट में हो तो कुल के लिए वो दोष के रूप में साबित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस दोष को हटाने के लिए सत्ययुक्त आचरण, मां सरस्वती की आराधना, मां सरस्वती के मंत्र का जाप, घर के बड़े या कुल में गुरु या कुल के श्रेष्ठ का आशीर्वाद, भगवान के पावन चरित्र का गुणगान, और शराब मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, गाली गलौज कपट युक्त व्यवहार नहीं करना, इन सब का यहाँ प्रभाव होता है। ये जरूर ध्यान रहे, कोई ऐसा नहीं सोचे कि फलाना ऐसा करता है लेकिन फिर भी उससे बहुत कुछ मिल रहा है, खूब दिन रात झूठ बोलता है और लोगों को ठगता है, परेशान करता है, कपटयुक्त आचरण करता है, कपटयुक्त वाणी बोलता है, और फिर भी देखे तो बहुत प्रोग्रेस करता जा रहा है। तो ये जरूर बात ध्यान रहे
कि जो दूसरों को दुख देगा उसके खुद के अंदर ही दुख होता है, तो ही उसके स्वभाव से वो दुख सृजित होता है। जैसे फूल से खुशबू निकलती है तो दुखी व्यक्ति से दुख निकलता है। तो इसलिए वो खुद तीली पहले खुद जलती है, माचिस की तीली पहले खुद जलती है, इसके बाद दूसरे को जलाती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति अपनी हरकतों के कारण या अपनी सोच के कारण या अपनी वाणी के कारण खुद ही बहुत परेशान होते हैं, वो सुख में हो ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए अपने दिलो दिमाग से यदि कोई कुछ उपाय भी करे या दिमाग में कोई बात आ जाए कि कोई अपने बड़ों की बात भी नहीं मानता फिर भी सुखी है, कपटयुक्त वाणी बोलता है फिर भी सुखी है, मांस मदिरा का सेवन करता है फिर भी सुखी है, सब घर वालों को दबा के रखता है फिर भी सुखी है, इन सब चीज़ों को दिलो दिमाग से निकाल दें। क्योंकि कुटुंब जो सुख वाली बात होती है, इसमें ना तो किसी को बंधक बनाया जाता है, खुद सुख से जिया जाता है, वाणी में मिठास कायम की जाती है, कपटयुक्त वाणी नहीं बोली जाती है, दोहरे अर्थ नहीं रखे जाते हैं, किसी को प्रभावित करने के लिए किसी के झूठे गीत नहीं गाए जाते हैं। इन सब चीज़ों को हम खुद ही अप्लाई करके देख ले तो हमें खुद को ही संतुष्टि और आनंद महसूस होने लग जाता है। और यही राहु को हटाना है, यही ग्रहण योग को हटाना है, यही विषय योग को हटाना है, जो सेकंड हाउस फॉर इम्पैक्ट है उसको हटाना है, गुरु को मजबूत बनाना है, विवेक को जागृत करना है। विवेक जैसे जागृत हो जाएगा वैसे ही पता चल जाएगा कि बहुत सुख किन चीज़ों में है, कि जिनमें सुख समझ रहे थे इन चीज़ों में ऐसा सुख नहीं था, ये तब हमें मालूम हो जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।